नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड भाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज गाजीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, प्रिय पाठकों, हम शिक्षा में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन या इसी को हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के रूप में देखते हैं। कल हमने देखा इसके पूर्व वाले वीडियो में कि शिक्षा का प्रशासन क्या होता है, संगठन क्या होता है और शिक्षा का प्रबंध कैसे होता है। कोई भी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। उसका नियोजन कैसे होना चाहिए, उसका प्रशासन कैसे होना चाहिए, उसका व्यवस्थापन कैसे होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम ये भी देखते हैं शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है प्रशासन के लिए, वह कैसे चलती है। क्योंकि बिना प्रोसेस के हम किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को शिक्षा का अंग बना ही नहीं सकते। जब तक उसका कोई प्रक्रिया नहीं बनेगी तब तक शिक्षा में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, जिसके लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है, एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। जब दो ध्रुव बन गए तो उसमें पाठ्यक्रम को कैसे शिक्षक शिक्षार्थी तक पहुंचाएगा, उसकी प्रक्रिया कैसे ली जाएगी, उसके लिए स्थान का चयन कैसे होगा, उसका संगठन कैसे विद्यालय ढांचे के रूप में किया जाएगा, किन किन वस्तुओं को वहां पर नियोजित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, बिल्डिंग, स्टाफिंग के साथ साथ लाइब्रेरी, वाचनालय, शौचालय, स्पोर्ट के लिए मैदान, ये सारी चीजें जो व्यवस्थित की जा रही हैं, ये सब मैनेजिंग होती है। इसी को हम प्रबंध कहते हैं। विद्यालय उसका एक संगठित रूप है जिसका अपना एक लक्ष्य होता है कि हमें कार्य को कैसे करना है। जो व्यवस्थापन या मैनेजिंग होती है, प्रबंध होता है, वह उससे संबंधित तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं कम्युनिकेशन के लिए, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उसको हम देखते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। और जो सबसे प्रमुख होता है प्रशासन, यानी जो नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहा है, उस कार्य को करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है, जो एक अपने अनुभव, अपनी योग्यता, विषय ज्ञान आदि के आधार पर कार्य करने के आगे बढ़ रहा है, वह इस शैक्षिक प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाए। इस शैक्षिक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, प्रक्रिया को बताने के लिए तमाम विद्वानों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के अपने विचार दिए हैं। उसमें से कौन से मूल विचार सबके लिए आवश्यक हैं, किन विचारों को लेकर के हम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, आइए इस पर हम एक नजर डालते हैं। जैसे कि आप देखें, शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया अर्थात जो शिक्षा है उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा है वह अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया को किस रूप से जारी करे, आगे बढ़ाए, इसके लिए हम शिक्षा शास्त्रियों के विचार को देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ लिखा है पोस्ट कार्व लूथर गुलिक। इन्होंने पूरी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए एक शब्द संक्षेप दिया जिसको हम कहते हैं पोस्ट कार्व, जिसका हम एक तरह से उसका फुल फॉर्म देखते हैं, उसकी मीनिंग देखते हैं कि वास्तव में प्रत्येक जो यहाँ पे अल्फाबेट है इसका अर्थ क्या होता है। और अगर हम पोस्ट कार्व को समझ लिए तो समझ जाए कि हमने शिक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार से चलाई जानी चाहिए प्रशासन के लिए, हम सब कुछ समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह पोस्ट कार्व बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अक्सर इसके विषय में पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसको किसने दिया है, ये किसका सिद्धांत है। यहाँ देखें, लूथर गुलिक अर्थात लूथर गुलिक नामक विद्वान ने पोस्ट कार्व की धारणा को बताया है। अगर हम शिक्षा की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक प्रशासक के रूप में, एक कुशल नेतृत्व के रूप में, हम अपने संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमें पोस्ट कार्व को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पी का प्रयोग होता है प्लानिंग। प्लानिंग माने नियोजन करना, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले नियोजन करना होता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, योजना बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना योजना के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो शिक्षा जैसी व्यवस्था जो कि वास्तव में व्यक्ति को एक तरह से बहुत ही अग्रसर करती, आगे बढ़ाती है, तो उस प्रक्रिया को हमें निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हमें नियोजन करना आवश्यक होता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, यानी शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, विषय वस्तुएं हैं, उसमें
शिक्षक, छात्र, क्लासरूम, पुस्तकालय के साथ साथ हमें जो शुल्क इत्यादि संबंधी चीजें निर्धारित की जाती हैं, समस्त भौतिक सुविधाओं को हमें वहां पर लाना चाहिए, उसका संगठन करना आवश्यक होता है। दूसरा होता है, इसी संगठन में कुछ मानवीय चीजें होती हैं। मानवीय चीजें में यानी शिक्षक की आवश्यकता होगी, छात्र की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ऐसी चीजों को लाना पड़ेगा। वहीं पर जो भौतिक सुविधाएं होंगी, उसमें विद्यालय की भूमि है, भवन है, कक्ष है, तमाम उससे संबंधित जो आवश्यक भौतिक मूल आवश्यकताएं हैं, लाइब्रेरी आदि, इनको हमें देखना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा। यस, स्टाफिंग का प्रावधान नियुक्त करना, यानी उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षिक प्रणाली को आगे करने के लिए, प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ अध्यापकों, शिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी, जिसके आधार पर उस कार्य को, लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हो। अगला है डी, डायरेक्टिंग का प्रावधान निर्देश देना, यानी हम कार्य को कैसे करेंगे उसका प्रशासन हमें करना है, इसलिए डायरेक्शन, निर्देश देना भी बहुत जरूरी है कि आपको कैसे काम करना है, किस स्तर पे करना है, आगे पीछे जो भी कुछ चीजें हमें देना है, ऊपर से आदेश नीचे ले जाना है कि नीचे से ऊपर ले जाना है, अथवा जो कुछ उसमें कार्य को करने की रूपरेखा जटिलता सरलता के रूप में है, ऐसी चीजों की संभावनाओं के रूप में हम एडजस्ट करते हैं। CO माने कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। कोऑर्डिनेशन, समन्वय का प्राय होता है कि इसमें समय, वातावरण, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसको किस प्रकार से किस समय, यानी एक टाइम टेबल बना, विद्यालय की समय सारणी बनाना, विषयों को अलग अलग शिक्षकों के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उस पाठ्यक्रम को पठन पाठन करवाना। एक कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जो छात्रों के अनुकूल हो, शिक्षक के अनुकूल हो, समय के अनुकूल हो, स्थान के अनुकूल हो। हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आर का अर्थ होता है रिपोर्टिंग, आलेख या प्रतिवेदन तैयार करना, यानी जो कुछ हम कार्य करने जा रहे हैं इसकी एक रिपोर्ट देना, शासन को रिपोर्ट देना, विद्यालय को रिपोर्ट देना, संबंधित विभाग को रिपोर्टिंग करना, प्रिंसिपल को रिपोर्टिंग करना। यानी जो प्रशासन का कार्य करने जा रहा है वह प्रशासन का कार्य छोटे स्तर से बड़े स्तर तक हो सकता है। जैसे कक्षा का अध्यापक, जो क्लास टीचर है, वह अपना प्रशासन बच्चों पर करता है, उस शिक्षक पर प्रशासन करने वाला प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है। तो हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग होगी, अर्थात उसमें क्या क्या कार्य करने, कब करने, कैसे करने हैं, इसका एक प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए, इसकी एक आलेखन बना लेना चाहिए। और अंत में होता है बी का प्राय होता है बजटिंग, बजट बनाना, अर्थात इसमें क्या खर्च आएगा, कितना लेन देन करना है, किन चीजों का आवश्यकता है, कहाँ से लाना है। तो जो भी कुछ उसमें लेन देन करने की संबंधित है, आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जिम्मेदारियां हैं, जो हमें तात्कालिक रूप से लेना है, इन समस्त चीजों का हमें एक प्रकार से वस्तुओं का संग्रह के रूप में एक बजट, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना पड़ेगा। कब मंगाना है, कैसे मंगाना है। तो आपने देखा कि जो पोस्ट कार्य है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया एक शब्द संक्षेप, जिसमें इन्होंने एक ट्रिक बताया है कि अगर शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो उसमें पोस्ट कार्य इस सिद्धांत को लेकर के, इस शब्द को लेकर के, इसकी व्याख्या के आधार पर हम शैक्षिक प्रक्रिया को बहुत तीव्र गति से, व्यवस्थित रूप से संपन्न कर सकते हैं। जैसे P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजेशन, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO देखिए यहाँ पे CO का अर्थ कोऑर्डिनेशन, इसलिए CO को एक साथ लिया, कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग और B बजटिंग, बजट बनाना। अब आप देखेंगे कि तो लूथर गुलिक के द्वारा बनाया गया है, इनके द्वारा सुझाव दिया गया शैक्षिक प्रक्रिया ऐसे आगे बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ और विद्वानों को हम यहाँ पर उद्धृत करना चाहेंगे, कारण कि परीक्षाओं में इन विद्वानों के नाम से पूछा जाता है कि इन्होंने शैक्षिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के अपने सिद्धांतों में किन किन तत्वों को समाहित किया है। तो देखिए बी सीयर्स के आधार इन्होंने कहा है अपनी पुस्तक में द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, अर्थात इनकी पुस्तक का नाम है बी सीयर्स के द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अक्सर इन पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाता है कि पुस्तक किसकी है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सीयर्स आ जाएगा। अब आएगा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के कितने स्टेप बताए हैं।
तो इसमें 5 क्रियाएं महत्वपूर्ण बताई गई हैं। वे 5 क्रियाएं कौन कौन सी हैं ये भी पूछ सकता है। जैसे पहला प्लानिंग, इसको हम कहते हैं नियोजन, अभी हमने आपको समझाया ऊपर। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संगठन कहते हैं, माने चीजों को, तथ्यों को, विषय वस्तुओं को संगठित करना। डायरेक्शन, निर्देशन, यानी किस प्रकार के कार्य को कैसे करना, उसके विषय में सलाह मशवरा करना, कुछ आज्ञा देना, अनुरोध करना, निर्देश देना, सूचनाएं देना। चौथा है कोऑर्डिनेशन, माने समन्वय करना, यानी जो भी विषय वस्तु है, शिक्षक है, छात्र है, उसके जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे पास सुविधाएं हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनमें समन्वय स्थापित करना। पांचवा है कंट्रोल, नियंत्रण करना, अर्थात जो कंट्रोल का प्रयोग होता है कि जो कुछ भी गतिविधियां, क्रियाएं आगे चल रही हैं, उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। इसी तरह से आप देखेंगे हेगमैन, ये भी एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने बीसीएस के द्वारा बताए गए 5 जो स्टेप थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इसी में एक और घटक को जोड़ दिया है, लीडरशिप, अर्थात नायकत्व, नेतृत्व। कहने का प्राय है कि हेगमैन के द्वारा 5 स्टेप जो बीसीएस के बताए गए हैं वे, और उसमें एक और स्टेप संगठन, नियंत्रण, क्या नाम है, नियंत्रण, संगठन, डायरेक्शन के, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ लीडरशिप को उन्होंने जोड़ा है। इस तरह से मिला करके आप देखेंगे कि पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा डायरेक्शन, चौथा कोऑर्डिनेशन, पांचवा कंट्रोलिंग और छठवां हम इसको क्या मान लेंगे, लीडरशिप। अगर इसको छठा मान लेते हैं तो हो जाता है हेगमैन का बताया हुआ प्रक्रिया के सिद्धांत। इसी तरह से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, या अमेरिका की एक प्रसिद्ध एसोसिएशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, इनकी एक बुक निकलती है जिसे हम कहते हैं ईयर बुक, माने वार्षिक पत्रिका है। इस पत्रिका में शैक्षिक प्रक्रिया को बताया गया है कि सबसे पहले इसमें नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और उसका प्रावधान, एलोकेशन होना चाहिए, उत्प्रेरण, सिमुलेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और समन्वय, कोऑर्डिनेशन तथा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। कहने का प्राय है कि जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ईयर बुक है उसमें कुल मिलाकर के 5 मूल तत्वों को समावेशित किया गया है, जिसमें से सबसे पहला तत्व नियोजन का है, प्लानिंग का है, कार्य को कैसे किया जाए उसकी योजना बनाना। दूसरा प्रावधान, एलोकेशन का है, यानी उसमें प्रावधान क्या क्या चीजों को सम्मिलित करना है, जिसे हम अभी इसके पहले एक तरह से संगठन के रूप में देखते हैं, वही प्रावधान यहाँ एलोकेशन के रूप में बताया गया है। तीसरा उत्प्रेरण, माने स्टिमुलेशन और मोटिवेशन, यानी कार्य को कैसे करना है उसके लिए एक उद्दीपन देना, उसके लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। चौथा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, अर्थात जो भी कुछ सामग्रियां हमारे पास, टूल्स एंड टेक्निक्स या प्रविधियां, विधियां हैं, उस कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका समन्वय करना। और पांचवा होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अर्थात कितना कार्य हमारा पूर्ण हुआ है, क्या कमियां रह गई हैं, क्या चीजें पूर्ण हो चुकी हैं, क्या अपूर्ण है, किस पर कार्य करना है, किस पर कार्य के विषय में ज्यादा नहीं सोचना है। इस प्रकार से हम उद्देश्यों को जब अपने उस कार्य के परिणामों से तुलना करते हैं उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं, और ये मूल्यांकन हमें बेच देता है कि हमें सफलता कितनी मिल रही है। इसी तरह से अगर हम देखें, चाहे वह लूथर गुलिक के बताए गए प्रोसेस हों, चाहे वह बीसीएस के बताए गए हों, और हेगमैन के द्वारा या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ईयर बुक में जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस बताए गए, अगर इनका हम विश्लेषक और संश्लेषित रूप देखना चाहें, यानी इन्होंने क्या क्या कहा एक दृष्टांत रूप में, एक उदाहरण रूप में, अल्टीमेटली हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे तो मूल रूप से 9 चीजें इसमें समाहित हमें मिलती हैं। अगर इन 9 को किसी भी विद्यालय के प्रशासनिक गतिविधि में लगा दिया जाए तो निश्चित है कि विद्यालय की जो शिक्षा के उद्देश्य प्रशासक के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, संगठन द्वारा जो बनाए गए हैं, उसको प्राप्त करने में काफी कुछ हमें सुविधाजनक स्थिति महसूस होगी। जैसे निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, इसी को हम निर्णय कहते हैं, यानी कार्य को कैसे करना है, पहले समस्या को चूज करना, चुनना, उस समस्या को देखते हुए अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना, मुझे एक कार्य कब करना है, कैसे प्रारंभ करना है, कितने लोगों के साथ करना है, किस वातावरण में करना है, तो निर्णय लिया जाना।
यानी जो प्रशासक हो सबसे पहले वह समस्या को या कार्य का लक्ष्य निर्धारित करे। दूसरा होता है नियोजन, प्लानिंग। जब उसका उद्देश्य बनेगा, लक्ष्य निर्धारित हो गया, तब वो प्लानिंग करे, योजना बनावे, कार्य को किस समय से कैसे कैसे किनके लोगों के द्वारा कहाँ से प्रारंभ करना है, कैसे समाप्त करना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके विषय में पूरी तरह से प्लानिंग कर लेना, योजना बना लेना एक सोपान व्यवस्थित क्रम के आधार पर, जिससे कार्य को करने में गति मिले, उसमें किसी प्रकार का अवरोध ना आ सके। तीसरा होता है संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो कुछ उन्होंने प्लानिंग बनाया है उसी के आधार पर इसे एक तरह से संगठित करें। जो भी सामग्रियां हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, प्रविधियां हैं, ऐसी समस्त चीजों को हम एक तरह से एक स्टेप बाय स्टेप संगठित कर लें। चौथा होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन का प्राय होता है कि जो कुछ शिक्षक या छात्र के बीच में, शिक्षक शिक्षक के बीच में, अथवा कर्मचारी कर्मचारी के बीच में, शिक्षक के द्वारा प्राचार्य के द्वारा या प्राचार्य के द्वारा शिक्षक के बीच में कुछ भी जो आदान प्रदान हो, सूचनाओं का हो या किसी प्रकार के आदेश का हो, अनुनय का हो, इसका भी हमें संप्रेषण करने की व्यवस्था करनी चाहिए। निर्देशन करना, डायरेक्टिंग, निर्देशन का प्राय होता है कि जो कुछ सूचनाएं हैं वह किस माध्यम से किस स्तर पर पहुंचाई जाए। छठा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, अर्थात जो भी विषय सामग्री, जो भी विषय वस्तुएं, चाहे मानवीय हो चाहे भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त हो, ऐसे इन चीजों को एक समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग करना। रिपोर्ट तैयार करना अगला है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का प्राय है कि कार्य को करने के लिए उसकी एक सूचनाबद्ध तरीके से आलेखन करना, उसके विषय में रिपोर्ट देना, प्रतिवेदन तैयार करना कि कार्य को करने में कितने समय लगेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, कौन सी भौतिक आवश्यकताएं होंगी, कौन सी मानवीय आवश्यकताएं होंगी, इसके विषय में रिपोर्ट को तैयार करना। बजट बनाना, बजटिंग, बजट का प्राय है कि जब वो शैक्षिक प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो रही है तो उसमें पैसे का, धन का खर्च होगा, कुछ चीजें हमें मंगानी पड़ेंगी, सेलिंग करने होंगे, इसलिए उसका एक बजट बनाया जाए, कितने समय में, किस मूल्य पर जो भी विषय सामग्री ली जानी है उस पर देखा जाए, उसका मूल्य अधिक ना हो, क्योंकि विद्यालय में सस्ती चीजों माने सस्ते दाम पर लिए जाने का भी एक प्रावधान होना चाहिए, उस पर अधिक हमें पैसा या आय खर्च नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर जितनी भी हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं, मासिक आवश्यकताएं हैं या उस सेशन की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए एक बजट बनाना, तैयार करना। लास्ट होता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन से प्राय होता है कि जो भी कुछ कार्य हमने अब तक किया, अपने प्रोसेस में लिया है, हम अंत में उसके प्रतिफल को देखते हैं, उसके परिणाम को देखते हैं, उसके निष्कर्ष को देखते हैं कि वास्तव में मेरे जो उद्देश्य यहाँ बनाया, जिसका निर्णय लेकर के कार्य करने की प्रविधि हमने आगे बढ़ाया, जिसके आधार पर हमने प्लानिंग किया, जिसको लेकर के हमने एक संगठन तैयार किया, जिसके आधार पर हमने कम्युनिकेशन किया शिक्षक, छात्र या उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो कुछ भी हमें निर्देशन, डायरेक्शन देना था, जो कुछ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, कितना सफल है इस क्षेत्र में, हमारी प्रक्रिया कितनी सफल हुई है, कितनी असफल रह गई है, हमारा लक्ष्य कितना पूर्ण हुआ, कितना अभी पहुंचने में बाकी रह गया है, इन समस्त चीजों की जानकारी प्राप्त करना, इसका होता है मूल्यांकन। इसलिए किसी भी शैक्षिक प्रशासन की गतिविधि को आगे बढ़ाना हो, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हो, तो उसमें जो संश्लेषित और विश्लेषित रूप से बताया गया है, अर्थात इसमें समस्त प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को यहाँ पर समग्र रूप से लिया गया है, जिसमें 9 भाग आते हैं। इन्हीं 9 के अंतर्गत आप देखेंगे, चाहे वह लूथर गुली का पोस्ट कार्य हो, चाहे BCS का द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो, या हेगमैन का जो इसमें एक लीडरशिप को जोड़ करके 5 और 6 बना लिए हैं, या स्टेप हो, या अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ईयरबुक में लिखा हुआ जो सोपान हो, हम इन समस्त चीजों को अगर एक संश्लेषित रूप से, विश्लेषित रूप से जब देखते हैं तो उसमें ये 9 तत्व निकल करके आते हैं, जो एक शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में काफी कुछ हमारी सहायता करती हैं, काफी कुछ हमें सफलता प्राप्त कराती हैं। तो यह जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, निश्चित रूप से अगर इसे देखा जाए तो प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक प्रशासक को, प्रत्येक शिक्षक को इस नियम को, इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अगर हमें वास्तव में सफलता लेनी है, हमें एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, हम अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को जो समाज के लिए हमने निर्धारित किया है, अगर उसको पूर्ण करना है,
तो हमें शैक्षिक प्रशासन की इस प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। इस तरह से आपने आज देखा इस वीडियो में कि शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया में पोस्ट कार्य क्या होता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है पोस्ट कार्य क्या होता है, किसका सिद्धांत है? आप बोलेंगे लूथर गुलिक का है। किसने 20 ईयर्स के कितने स्टेप बताए गए हैं? आप कहेंगे 5 स्टेप बताए हैं। कौन कौन से हैं, कौन इसमें से नहीं है, इसलिए आपको एक क्रमशः याद करना पड़ेगा। इसी तरह से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ईयर बुक में कितने बताए गए प्रोसेस, तो आप इसको 5 बताएंगे। सबका विश्लेषित रूप अगर हम देखें तो निष्कर्ष रूप में कितना होना चाहिए, तो इसमें से 9 आएंगे। उनके 9 के नाम हमें याद करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।